अभी मैंने आपको पिछली क्लास में राउट नियम के बारे में बताया था। अब राउट नियम में मैंने आपको बताया था जो वाष्पदाब है, विलयन का वाष्पदाब, वो विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी P बराबर PA0 XA, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें ये बिल्कुल उसी तरह से ही तो हुआ, यानी y बराबर एक तरह से mx वाला ग्राफ हुआ। तो हम इसको अगर ग्राफिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से तो लिखेंगे। यहाँ तो हमने लिख दिया वेपर प्रेशर यानी वाष्पदाब, और दूसरी तरफ हमने लिख दिया ये मोल भिन्न लिखा। तो यानी वाष्पदाब कौन सा हो गया, यानी P वाला हो गया एक तरह से। P बराबर ये हमने ये y बराबर mx, तो y ऊपर आएगा। y और x के बीच में जो ग्राफ आता है, यानी y और x के बीच का जो ग्राफ होता है y और x का यूं, तो ये इधर से निकलता है, जिसका स्लोप किसके बराबर होता है, वो होता है m के बराबर। अब यहाँ पर हमने लिया वेपर प्रेशर यानी P जो हमने एक तरह से कहा, और साथ में हम x से, तो x से जो है वो 0 से लेकर 1 तक जा रहा है। तो हमें ये पता है x से प्लस एक्स बी यानी विलायक का मोल भिन्न प्लस विलेय का मोल भिन्न जो है वो 1 के बराबर होता है उनका टोटल। तो हम कहते हैं x से 0 से 1 तक जा रहा है, तो 0 से 1 तक जाने पर ये रहा, 0 से 1 तक जाने पर जब 0 है x से, तो ये भी तो 0 ही होगा P। लेकिन जैसे जैसे आप इसका x से की मात्रा बढ़ाओगे यानी 1 होगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, और ये इस तरह से हमारे ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। अब अगर मान लो x से 1 लेते हैं तो ये P किसके बराबर हो गया, PA0 के बराबर। इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। ये तो हुआ। अगर मान लो ये यहाँ पर हमने x से 0 से x से बराबर 1 लिया है। अगर मान लो ऐसा होता कि विलयन दो वाष्पशील द्रवों से मिलकर बना होता, क्योंकि यहाँ विलेय तो जो है वो अवाष्पशील है, इसलिए हमने XB1 पर हमने कुछ भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं करा, यानी क्योंकि वो अवाष्पशील है तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर विलयन जो है दो वाष्पशील द्रवों से मिलकर बना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यही सेम आएगा। P टोटल किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के, यानी हम यूं कह सकते हैं PA0 XA प्लस PB0 XB। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो यूं ही तो आएगा, ये इधर की तरफ से ये वाला यानी x से 0 से 1, तो ये वाला तो इसका हो गया, किसका हो गया, ये PA का हो गया यानी PA0 XA, और ये दूसरा हो गया कहां से, यहां से यहां तक ये रहा, यानी कि XB 0 से लेकर XB1 तक। अब चूंकि दोनों की दोनों ही क्या है यहाँ पर XB, ये वापस से हम देख लेते हैं एक बार, XB ये रहा 0 से लेकर XB1 तक। तो चूंकि दोनों की दोनों ही क्या है यहाँ, ये इसको भी मैं लिख देता हूँ PB बराबर PB0 XB। अब चूंकि ये दोनों की दोनों क्या है, ये जो PA0 आया ऐसे PB0 आया, ये अलग अलग होंगे, ये सेम तो हो नहीं सकते। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको एक को ऊपर नीचे रखा। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो PA0 है या PA0 जो है उसका मान अधिक है PB0 से। तो ये टोटल जो हो गया यानी वो P टोटल वो हो गया PA प्लस P, हम कह सकते हैं PA0 XA प्लस PB0 XB। यानी कि अगर हम यूं देखें तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर है यानी विलयन जो कि दो वाष्पशील द्रवों से मिलकर बना है, उसका कुल वाष्पदाब शुद्ध विलायकों के वाष्पदाब के मध्य उपस्थित होता है। यही राउट का क्या हो गया, तीसरा स्टेटमेंट हो गया। यानी विलयन का कुल वाष्पदाब, वो विलयन जो दो वाष्पशील द्रवों से बना है, उसका कुल वाष्पदाब शुद्ध द्रवों के वाष्पदाब का मध्यवर्ती होता है, यानी उनके बीच में उपस्थित होता है। और ये हो गया राउट का कथन। और अब आता है यहाँ पर वाष्पदाब में, जो हम वाष्पदाब में अवनमन जो लिया हमने, उसका मापन जो हम करते हैं उसके लिए दो विधियां, यानी उसका मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल जो उसका मेजरमेंट है उसके लिए दो विधियां हैं। एक तो है स्टैटिक मेथड जिसको डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है डायनेमिक मेथड जिसको ओस्टवाल-वाकर विधि भी कहते हैं। स्टैटिक मेथड में हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक तरफ विलयन लिया और एक तरफ हमने क्या करा, विलायक लिया। तो हम क्या करते हैं, इनको गर्म करते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है, ये बीच की यूट्यूब के माध्यम से इनको जोड़ा हुआ है जिसमें कोई द्रव उपस्थित होता है, द्रव भरा होता है। अब जब हम इनको गर्म करते हैं तो विलयन के विलायक भी वाष्प में परिवर्तित होंगे,
वो इसी तरह से विलायक तो है ही वो शुद्ध, क्योंकि विलायक तो हम क्या कह रहे हैं, विलायक तो वैसे भी क्या है, वाष्पशील है, तो ये भी वाष्प में परिवर्तित होगा। और ये दोनों क्या करेंगे, समान तापमान को गर्म करने पर ये क्या करेंगे, ये इधर से भी दाब लगाएगा, ऐसे ही ये भी इधर से दाब लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो इसमें मैनोमीटर में जो अंतर आ रहा है वो किसके बराबर होगा, वो वाष्प दाब में कमी के बराबर होगा। तो ये वाष्प दाब में कमी, और ये हम अलग से ज्ञात कर लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम में आपको बताया भी था, तो ये अलग से हम ज्ञात कर लेते हैं और विलायक के लिए, और ये जो होगा ये किसके बराबर हो गया, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बराबर। ये मैंने आपको अलग से कैसे बताया था, ये इस तरह से मैनोमीटर के माध्यम से हम ज्ञात कर लेते हैं। ये रहा जो मैंने आपको डायग्राम बताया था। अब इसी प्रकार से दूसरा मेथड है डायनेमिक मेथड। डायनेमिक या गतिक मेथड जो है, इसमें हम क्या करते हैं, ओस्टवाल वाकर विधि में शुद्ध शुष्क वायु को, यानी हमने कौन सा लिया, शुद्ध शुष्क वायु, हॉट, और शुष्क को हमने क्या बोल दिया, ड्राई एयर। हॉट ड्राई एयर को हम इसमें से पास करते हैं, सबसे पहले विलयन खंड में से पास करते हैं, फिर विलायक कंपार्टमेंट से पास करते हैं उसको। तो हम कहते हैं जब विलयन खंड में से पास करा इसको, तो वहां से वो जो वायु है हॉट, क्योंकि गर्म है वो, शुष्क है, तो वो क्या कर लेगी, यहाँ से कुछ द्रव को अवशोषित कर लेगी या उसको ग्रहण कर लेगी या उससे संतृप्त हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में विलयन वाले बल्ब या विलयन वाले खंड में भार में जो कमी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, PA के बराबर होगी। अब यहां से जो निकली वायु वो अब पूर्ण रूप से शुष्क नहीं है, बल्कि यहां पर उसने कुछ द्रव को ग्रहण कर रखा है। अब यहां से फिर निकलेगी, किस वाले से निकलेगी, वो विलायक खंड से निकलेगी। विलायक खंड से भी वो कुछ वायु को ग्रहण करे, कुछ द्रव को ग्रहण करेगी, यानी पहले वाले में से भी उसने कुछ द्रव को ग्रहण करा और संतृप्त हो गई। अब लेकिन वो एक निश्चित मात्रा में ही कर सकती है। अब प्योर विलायक है तो यहां से भी अब उसको ग्रहण करना होगा, तो वहां भी बल्ब के भार में कमी आएगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा PA0 माइनस PA। तो अगर मैं कहूं इन दोनों में कुल कमी कितनी होगी, कुल खंड में कुल कमी कितनी आएगी दोनों में, तो इनको टोटल कर लेंगे। PA ये इस तरह से हमने करा तो PA0 के बराबर आ गया। अब ये सारी की सारी जो आर्द्र वायु है, यानी अब ये इसने ग्रहण कर रखी है, क्योंकि ये लिक्विड को ग्रहण कर रखा है इसने द्रव को, ये किस में से निकाला हमने, CaCl2 के खंड से निकाला। और ये CaCl2 क्या कर लेगा, इसको ग्रहण कर लेगा। तो ग्रहण कर लेगा तो अब इसके बाहर में द्रव को ग्रहण कर लेगा, तो ये वापिस से हमें लास्ट में कौन सी मिली, शुष्क वायु ही मिली, यानी ड्राई एयर ही मिली यहां से, क्योंकि इसने ये जो इसने अवशोषित करा था द्रव को वो सारा के सारा यहां पर आ गया। अब यहां पर चूंकि ये इसने अवशोषित करा है, यानी CaCl2 ने इसको ग्रहण कर लिया, तो इसके भार में वृद्धि होगी। इसके भार में वृद्धि इसमें कमी के बराबर होगी, तो हमने लिखा है या CaCl2 खंड के भार में वृद्धि। तो हम प्रयोग से पहले इसे इन सबको तोल लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है XB का मान, यानी हमें कौन सा निकालना है, XB निकालना है। तो XB किसके बराबर होगा, एक तो होगा विलायक खंड के भार में कमी और दूसरा कुल कमी, या हम यूं कह सकते हैं या CaCl2 में वृद्धि, CaCl2 खंड में वृद्धि। तो ये तो हो गया किसके बराबर, PA0 के बराबर, यानी ये वाला विलायक खंड के भार में कमी तो हमने बोल ही दिया किसमें हो गया, PA0 PA, और ये किसके बराबर हो गया, PA0। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये आ गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हमने निकाल लिया। तो दो मेथड से हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में जो उन्नयन है उसे समझने के लिए हम एक ग्राफ की सहायता से लेते हैं। हम यहाँ कहते हैं कि नॉर्मल क्वथनांक तो हमें पता ही है कि टेम्परेचर जिस पर कोई भी द्रव जो है वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, लेकिन यहाँ क्वथनांक को हम दूसरे तरीके से लेंगे। क्वथनांक वह बिंदु या ताप है जहां द्रव की सतह पर लगा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी द्रव तभी उबलता है जबकि उसका वाष्प दाब क्या हो, एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर हो। तो हम कहते हैं कि वह स्थिति जहां पर द्रव की सतह पर लगा वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ये हमने शुद्ध विलायक के लिए लिया।
अब हमें पता है कि जब हम विलायक में किसी विलय को डालते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, तो यानी कि जो विलयन का जो वेपर प्रेशर कर्व है वो नीचे की ओर जाएगा, यानी विलयन का है ये, विलयन का जो वेपर प्रेशर कर्व है वो नीचे की ओर चलेगा। ये क्यों? क्योंकि वाष्प दाब में कमी आती है और यहां पर वो किसका एटमॉस्फेरिक दाब से नहीं मिल रहा। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओ टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो यहां जाके मिल रहा है, यानी कि इस स्थिति में वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक दाब या 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। और ये टेम्परेचर जो होगा, ये टेम्परेचर होगा T1, जो किसका होगा, विलयन का वाष्प दाब होगा। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, सॉरी विलयन का क्वथनांक होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया और ये कौन सा हो गया, विलयन का क्वथनांक। ये T0 किसका हो गया, विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, और ये T1 किसका हो गया, ये हो गया विलयन का बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम यहां देख रहे हैं T1 जो है वो T0 से ज्यादा है, इसका मतलब क्वथनांक में उन्नयन हुआ है, जबकि हम विलय को या अवाष्पशील विलय को विलायक में डाल रहे हैं, यानी डेल्टा TB बराबर T1 माइनस T0। अब चूंकि ये हम कहते हैं कि विलय के डालने पर क्वथनांक में तो उन्नयन होता है, लेकिन हमें यह भी पता है विलय के डालने पर क्वथनांक में तो उन्नयन होता है, लेकिन वेपर प्रेशर में कमी आती है, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी विलय के डालने पर इसमें तो वृद्धि हो रही है, ये रहा, क्वथनांक में तो उन्नयन है, ये क्वथनांक में उन्नयन है। और मैंने कहा है कि विलय के डालने पर क्वथनांक में तो यानी बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वाष्प दाब में, यानी वेपर प्रेशर में आपेक्षिक अवनमन। तो यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर में आपेक्षिक कमी, और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। तो डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, ये हमें पता है राउट नियम के अनुसार XB के, तो डेल्टा T हमारे पास आ गया XB, इसको हमने हटाया प्रोपोर्शनल को तो KXB आ गया। अब इसको हम यूं लिख सकते हैं KNB Na प्लस NB। हमें पता है विलायक की मात्रा ज्यादा होती है तनु विलयन में विलय की तुलना में, तो हम यूं लिख सकते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो हमने लिख दिया NB अपॉन Na। अब ये भी हमें पता है कि K, इसको हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB, और इसको लिख सकते हैं WA अपॉन MA। इन दोनों को मिलाकर ये विलायक का जो अणुभार है वो निश्चित होगा। इन दोनों को मिलाकर हमने बोल दिया KB, यानी KB WB अपॉन MB और WA। अब अगर यहां पर हम लेते हैं तो एक तरह से कौन सा हो गया, यहां विलायक का भार अगर हमने केजी में लिया, और ये क्या होगा, मोलों की संख्या, किसके, विलय के मोलों की संख्या, तो ये किसके बराबर हो गया, अगर हम 1000 ग्राम विलायक या 1 केजी विलायक के लिए लेते हैं तो ये हो गया मोललता के बराबर। तो ये के भी जो है इससे बोलते हैं इब्लोस्कोपिक स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इस प्रकार से हमने आज देखा क्वथनांक में उन्नयन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।